फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्थान क्लासेस में। आज का हमारा अध्याय है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पिछली कक्षाओं में हमने हमारे आसपास के पदार्थ, मिश्रण, यौगिक, इन सब के बारे में, तत्वों के बारे में भी पढ़ा था। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम आज जानते हैं, आज पाते हैं, देखते हैं, तो आज हमें कुल टोटल 118 तत्व की जानकारी मिलती है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से जो 94 यानी 94 तत्व ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिकों इन तत्वों के गुणधर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे। उन्हें इन तत्वों की जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सके, उन्हें एक जगह व्यवस्थित किया जा सके। तो इन्हें व्यवस्थित करने के, तत्वों के वर्गीकरण को करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? सबसे प्रारंभिक प्रयास उन्होंने किया डोबे रायनर ने। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे आप किसी शॉप पर गए होंगे या फिर किसी स्टोर पर गए होंगे या फिर किसी मॉल में गए होंगे, तो आपने पाया होगा वहाँ पे कि जो सारी चीज़ें होती हैं एक तरह की, वो सब जिनके गुण एक जैसे होते हैं वो सब एक जगह रखी हुई होती हैं। पर्टिकुलर उन्हें एक जगह दी हुई होती है। जैसे आपने देखा होगा कि खाने पीने का सामान जो भी है, आपका स्नैक्स है, बिस्किट हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी एक जगह रखी हुई होती हैं। जो आपके बिना खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे साबुन है, तेल है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिटॉल है, जो फ्लोर क्लीनर है, ये सब अलग रखा हुआ होता है। तो इन्हें एक पर्टिकुलर जगह दी हुई होती है। तो सबसे पहले ज्ञात तत्वों को हमने धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। तो सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था? डोबे रायनर ने। यह एक जर्मन के रसायनज्ञ थे जिनका पूरा नाम वुल्फगांग डोबे रायनर था। डोबे रायनर ने सर्वप्रथम प्रयास किया। इनकी विधि को त्रिक सिद्धांत नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को उन्होंने त्रिक कहा था। डोबे रायनर ने बताया कि त्रिक 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया, एक मिनट, सॉरी, उन्होंने बताया, डोबे रायनर ने कहा कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए, उदाहरण के लिए आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ले सकते हैं। तो उन पर ध्यान दीजिए कि जिनके परमाणु द्रव्यमान कितने हैं? लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत निकालेंगे तो 23 के लगभग बराबर निकल के आएगा, यानी कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना की जाए तो लगभग उसके बराबर बैठता है। तो यही बात डोबे रायनर ने बताई थी। उन्होंने कहा कि तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। डोबे रायनर का जो त्रिक सिद्धांत था सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? डोबे रायनर उस समय तक केवल 3 ही तत्व ज्ञात कर सके थे। प्रथम तो उनकी कमी ये थी, और दूसरी थी कि त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो पाई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर इन्होंने ये सारणी दी हुई है, ये वाली। यहाँ पर 3 के त्रिक दिए हुए हैं। पहला त्रिक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये वाला। पहले वाले में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरे वाले में है Ca वाला, कैल्शियम वाला, और तीसरा है क्लोरीन वाला, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया हुआ है। इनके बाद में एक अंग्रेज वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने एक अष्टक सिद्धांत, इनके नाम का है अष्टक सिद्धांत। सन 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने H से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया, तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इस नियम को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस अष्टक सिद्धांत के कुछ दोष थे। अब वह दोष क्या थे? न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व प्राप्त नहीं होगा, कोई तत्व नहीं मिलेगा। केवल कई नए तत्व पाए गए, फिर उसके बाद भी कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो इसके आधार पर यह सिद्ध नहीं हो पाया, यह सारणी नहीं चल पाई। न्यूलैंड ने एक कमी और भी की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक ही साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल को एक साथ एक ही जगह पे रखा हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैल्शियम और ये वाला सेलेनियम और लिथियम को एक साथ रखा हुआ है। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। आगे चलते हैं और पता करते हैं कि अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। मेंडलीव ने जब अपना कार्य शुरू किया, केवल तब तक 63 तत्व ही ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था? अब सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। ये आपके डिमित्री इवानोविच मेंडलीव हैं। यह रहने वाले थे रसिया के, रूस में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आप यह कह सकते हैं कि इन्होंने जब एक आवर्त सारणी बनाई, जो सारणी बनाई थी, उसमें जो तत्वों का जो बढ़ने का क्रम है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो इन्होंने बनाई थी, जो आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये वाली, तो इनमें इन्होंने एक क्षैतिज पंक्तियों में और कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभों में इसे डिवाइड किया। जैसे ये आपको क्षैतिज दिख रही है, क्षैतिज वाली रेखाएं हैं, ये वाली 1 3 4 ये करके ऐसे जो दिख रही हैं, यह क्षैतिज रेखाएं हैं। और कुछ ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये न ऊर्ध्व स्तंभ में। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें आवर्त कहा, और जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं, इनको इन्होंने ग्रुप बताया, ग्रुप के नाम से कहा, ग्रुप बोला इन्हें। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत सारी उपलब्धियां हुई। मेंडलीव ने क्या किया, कैसे किया, ये भी जान लेते हैं, इनको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में
कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान छूटे हुए हैं, जैसे ये है, ये सब यहाँ पे छूटा हुआ है, खाली स्थान छूटे हुए हैं। तो इनमें इन रिक्त स्थानों को उन्होंने दोष के रूप में न देखकर उन्होंने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व को अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण, जो मतलब ये खाली जगह है, उन्होंने, जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि केवल 56 तत्व हैं, इससे आगे तत्व कभी ज्ञात नहीं होंगे, न मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ तत्व खोजे गए। तो इन्होंने अपनी सारणी में जो आवर्त सारणी बनाई, उसमें इन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ी और इन्होंने इसे दोष के रूप में नहीं लिया। उन्होंने इन्हें दृढ़तापूर्वक ये बताया कि अभी कुछ अभी और तत्व खोजे जाने बाकी हैं जो इनसे मैच करेगा। तो आगे जाके ऐसा हुआ भी। तो इन्होंने क्या कहा, इनका नामकरण उनसे पहले आने वाले तत्वों में ए का उपसर्ग जोड़कर किया, जैसे ए का एल्युमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का बोरॉन। तो आगे जाके जब बाद में तत्व ज्ञात हुए तो उनका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। और इनके गुणधर्म जो इन्होंने बताया था कि ए का एल्युमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का बोरॉन, इनसे एकदम गुणधर्म इनके समान थे, यानी कि मैच करते थे। इनकी पहली उपलब्धि तो ये थी। अब दूसरी क्या थी? दूसरी ये थी कि उत्कृष्ट गैसें, जैसे आपने पढ़ा होगा नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब। तो उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब का पता देरी से चला। अब इनका पता देरी से क्यों चला? क्योंकि ये बहुत ही हल्की गैस होती हैं और अक्रिय भी हैं। अक्रिय गैसें हल्की हैं, तो तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा भी बहुत कम है। वायुमंडल में इनकी मात्रा भी बहुत कम है, तथा इनकी मात्रा बहुत कम है। जब इन गैसों का पता लगा तो आवर्त सारणी में पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही एक नए समूह में रखा जा सका। मतलब उन्होंने जो भी सारणी बनाई थी उसको बिल्कुल उससे छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि बस एक नया समूह बनाया और उसमें उन्होंने इनको रख दिया। जैसे यहाँ पर ये बताया भी गया है कि जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन पहले संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया। इन गैसों का पता देरी से चला क्योंकि यह अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। मेंडलीफ की अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु इनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जक भी माना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणियों की कुछ कमियां देख लेते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ कमियां क्या थीं? तो निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका था। यह आवर्त सारणी की पहली कमी थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी क्या थी? कि वह हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे। मेंडलीफ के तत्वों की आवर्त सारणी तैयार होने के पश्चात हमें समस्थानिकों का पता चला। किसी तत्व के समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। वह इस सब में मैच नहीं करता था। यहाँ पर यह बताया गया है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह भी थी कि एक तत्व से दूसरी तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम हमारी भारी तत्वों पर विचार करते हैं।
तो बड़ी कठिनाई आती है। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी को अव्यवस्थित से, क्योंकि वह अव्यवस्थित थी, वो पूरी तरह से मैच नहीं कर रही थी, पूरी सही नहीं थी, तो उसको व्यवस्थित किसने किया, कब किया, कैसे किया? तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने यह बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है, अर्थात तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। हाँ लिखा हुआ है, सन 1913 में हेनरी मोजले ने यह बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत है। तदनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या की आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता लगता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकृत प्राप्त होता है उसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। अब आधुनिक सारणी में क्या होता है, कैसे होता है, ये जान लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 7 36 पंक्तियाँ हैं। जैसे उन्होंने बताया 7 36 पंक्तियाँ कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 36 पंक्तियाँ हैं तथा 18 ऊर्ध्व स्तंभ में, स्तंभ मतलब ऐसे करके स्ट्रेट ऊर्ध्वाधर ऐसे करके ऐसे सारणी बनाई हुई है, ऐसे ये ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो खड़ी हुई लाइनें हैं इन्हें वर्ग कहा गया है, ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा गया है, वर्ग कहा गया है। और जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये वाली, इन्हें क्या कहा गया है, आवर्त कहा गया है, पीरियड कहा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये है। तो आप पहले पे देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन है, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे करके काफ़ी सारे तत्व हैं। और टोटल कितने हैं, 118, टोटल 118 तत्व हैं हमारे पास। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे याद कैसे किया जाए। अब याद कैसे किया जाए, ये तो 118 तत्व हैं, इनको याद कैसे करेंगे? तो आप टेंशन न लें, मैं एक इसके लिए अलग से ट्रिक बनाऊंगा, आपको ट्रिक के माध्यम से ये सब याद करवाऊंगा। वो ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। और इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का है भी नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करना होता है 40वें तत्व तक, यहाँ तक जर्मेनियम तक याद करना होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और इससे अगली वीडियो में आपको मैं परमाणु द्रव्यमान निकालना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि तत्व जो होते हैं उनके नाभिक में क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।